गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। स्वागत है आप सभी का हमारे इस छोटे से प्यारे से चैनल पे। हमने MPPSC मेंस पेपर थर्ड की 3 मार्कर सीरीज स्टार्ट करी है और आज उसका सेकंड पार्ट है। 15 क्वेश्चन पर डे का प्लान है और कल 15 क्वेश्चन तक हो गया था, मतलब 15 क्वेश्चन हो गया था। आज से शुरू करते हैं 16वां क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है जी के मान पर एक मिनट, जी के मान में परिवर्तन से पृथ्वी पर क्या असर होगा। ये है 3 मार्कर के हिसाब से। तो उससे क्या होगा, पृथ्वी की सतह से ऊपर, देखो मैंने लिखा गया है कि जगह बचाना है, तो पृथ्वी की सतह से ऊपर नीचे जाने पर क्या होगा, जी का मान घटेगा। पृथ्वी के ध्रुवों पर जी का मान अधिकतम होगा और विषुवत रेखा पर जी का मान न्यूनतम होगा। क्योंकि जगह बहुत कम रहती है। तो कितने शब्द में हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, लगभग 20 से 25 शब्द में, 19-20 शब्द में हो गया है। वैसे तो 10 से 15 शब्द में करने का प्रयास किया जाता है, पर वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। 17वां है केपलर का नियम। तो केपलर का नियम होता है 3 केपलर के नियम है मेन। तो प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में परिक्रमा करते हैं। प्रत्येक ग्रह का क्षेत्रीय वेग नियत होता है, अर्थात सूर्य के जो ग्रह सूर्य के निकट होगा उसका वेग बढ़ता है, और जब ग्रह सूर्य से दूर होता है तो वेग कम होता है। यानी कि जैसे यहाँ पे सूर्य है और उसी के चारों तरफ जो ग्रह परिक्रमा कर रहे हैं, तो यहाँ पे अगर बुध यहाँ पे परिक्रमा कर रहा है, यानी सूर्य से दूरी ज़्यादा है, तो उसका यहाँ पे जो स्पीड होगी या वेग होगा वो होगा 33 किलोमीटर पर आवर। लेकिन जब ये बुध यहाँ से आके यहाँ पे, यानी सूर्य के सबसे निकट आ गया, यहाँ पे सूर्य और बुध के बीच की दूरी सबसे कम हो गई, तो यहाँ पे उसका वेग अचानक से बढ़ जाएगा, यानी हो जाएगा 66 किलोमीटर पर आवर। तो ये मैंने एग्जाम्पल दिया है कि जब कोई ग्रह सूर्य के निकट, मतलब पास से गुजरेगा, तो उसका वेग बहुत ज़्यादा हो जाएगा, और जब उससे दूर रहेगा तो वेग कम होता है। तो ये दूसरा नियम है। और तीसरा है कि ग्रह के परिक्रमण काल का वर्ग, यानी कि एक परिक्रमा ग्रह जितने टाइम में पूरा करता है उसका वर्ग ग्रह व सूर्य के औसत दूरी के घन के अनुक्रमानुपाती होता है। यानी कि यहाँ पे कोई ग्रह है, यहाँ पे सूर्य है, इनके दूरी जितनी ज़्यादा कम होगी, मतलब जितनी ज़्यादा होगी उतना ही परिक्रमण काल ज़्यादा होगा। ये तो ऑब्वियस सी बात है। ये 3 नियम केपलर के हैं, तो इनको रट लेना है। पलायन वेग, वह न्यूनतम वेग जिससे किसी पिंड को पृथ्वी की सतह से फेंकने पर गुरुत्वीय क्षेत्र पार कर वापस नहीं आता। यानी कि पलायन वेग एक न्यूनतम वेग है जिस वेग पर किसी पिंड को या फिर किसी वस्तु को, किसी भी चीज़ को पृथ्वी से अगर फेंकेंगे तो वह उस गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर जाएगा और पृथ्वी पर वह वापस नहीं आएगा। और पृथ्वी के लिए यह पलायन वेग है कितना, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। ये सीधे 3 मार्कर में एक अलग से ये भी पूछा जा सकता है कि पृथ्वी का पलायन वेग, सीधे बस इतना ही पूछ लेगा। पृथ्वी का पलायन वेग आपको सीधे एक यहाँ पे वर्ड पे आंसर करना है कि 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। 3 में 3 नंबर मिल जाएंगे। अब जैसे कि यहाँ पे जो केपलर का नियम है, ये 5 मार्कर में भी आ सकता है। तो यहाँ पे जैसे मैंने बहुत शॉर्ट में लिखा है, तो इसको आप 5 मार्कर में आराम से एक्सप्लेन करके लिख सकते हो, बाकी है तो वही। तो 3 और 5 दोनों एक तरीके से कंप्लीट हो रहे हैं इससे। देन 19वां क्वेश्चन है दाब। किसी सतह के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं, दाब। किसी सतह के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। दाब एक अदिश राशि है और इसका एसआई मात्रक न्यूटन मीटर पर स्क्वायर, और इसे पास्कल भी कहते हैं, ब्रैकेट में लिख दो पास्कल। बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब का एक मापक होता है। बैरोमीटर क्या है, एक मापक यंत्र है जो किसको मापता है, वायुमंडलीय दाब को, और इससे मौसम संबंधी पूर्वानुमान लगाए जाते हैं। सॉरी। तो बैरोमीटर का पाठ्यांक क्या कहता है, यानी मौसम संबंधी पूर्वानुमान। अब यहाँ पे मैंने फिर से वही जगह और टाइम दोनों बचाने की कोशिश करी। इसी तरीके से लिखना आप कि जब बैरोमीटर का पाठ्यांक एकाएक नीचे गिरता है तो आंधी आती है, धीरे धीरे नीचे गिरता है तो वर्षा होती है, और धीरे धीरे जब ऊपर उठता है तो दिन साफ होता है। यानी जब बैरोमीटर का जो पाठ्यांक है, जब वह एकाएक नीचे गिरता है तो यानी समझ लो कि आंधी तूफान आने वाली है। जब धीरे धीरे नीचे उतरता है तो यानी वर्षा होने वाली, और जब धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है तो दिन साफ होने वाला है। ठीक है।
पास्कल का नियम आ गया। अब अभी हमने केपलर का नियम पढ़ा, अभी पास्कल का नियम। इसको भी 3 मार्कर में भी पूछा जा सकता है, तो थोड़ा हम उसी चीज़ को शॉर्ट में कर लिखेंगे, और अगर 5 मार्कर में तो थोड़ा सा एक्सप्लेन करके लिखेंगे। तो पास्कल के नियम भी 2 हैं। पहला है, अगर गुरुत्वीय प्रभाव नगण्य हो, यानी गुरुत्वीय प्रभाव बिल्कुल ना हो, तो संतुलन की अवस्था में द्रव के भीतर प्रत्येक बिंदु पर दबाव समान होगा। जो द्रव है, मान लीजिए किसी भी बाल्टी में या फिर किसी भी कंटेनर में द्रव है, तो जो द्रव का जो दाब होगा वो प्रत्येक बिंदु पर जो दाब होगा वो समान होगा। दूसरा है, बंद बर्तन के द्रव के किसी भाग पर आरोपित बल द्रव द्वारा सभी दिशाओं में समान परिमाण में संचारित होगा। यानी कि कोई बर्तन बंद है और उसमें द्रव भरा हुआ है, पर हमने किसी एक जगह या फिर किसी भी द्रव के किसी एक भाग पर अगर बल लगाएंगे, तो उस बल का जो मान होगा उसी भाग पर ना होकर द्रव द्वारा सभी दिशाओं में समान परिमाण में समान मात्रा में संचारित कर दिया जाता है। ये दोनों पास्कल के नियम हो गए। फिर यांत्रिक तरंग किसे कहते हैं? ऐसी तरंगे जो किसी पदार्थिक माध्यम यानी ठोस द्रव गैस में संचरित होती हैं। यांत्रिक तरंगे 2 प्रकार की होती हैं, अनुदैर्ध्य तरंग, जैसे कि एग्जाम्पल दे दिए ध्वनि तरंग, और अनुप्रस्थ तरंग। विद्युत चुंबकीय तरंगे संचरण है तो ऐसी तरंगे जिन्हें संचरण है तो किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, और ये जो विद्युत चुंबकीय तरंगे एक ही चाल से यानी प्रकाश की चाल से चलती हैं। और इसका प्रकाश की चाल भी लिखना हो तो लिख दो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड अगर लिखना है तो। जैसे गामा किरणें, एक्स किरणें, और अवरक्त किरणें, परावैंगनी किरणें, एटसेट्रा। देन है गामा किरणें। गामा किरणें के खोज करते हैं पॉल विलार्ड। गामा किरणों के खोजकर्ता कौन है? पॉल विलार्ड। आवृत्ति होती है 10⁻20 से 10⁻18 तक। इसको ऐसा कैसे रट लेना तो ज़्यादा सही रहेगा, एक फैक्ट बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। और वेधन क्षमता इसकी ज़्यादा होती है गामा किरण की, और तरंग दैर्ध्य बहुत कम होती है। उपयोग क्या है गामा किरणों की? नाभिकीय अभिक्रिया में तथा कृत्रिम रेडियोधर्मिता में। एक्स किरणों की खोजकर्ता रॉन्टजन। आवृत्ति परिसर 10⁻18 to 10⁻16 और तरंग दैर्ध्य इतनी होती है। उपयोग चिकित्सा में एवं औद्योगिक क्षेत्र में। परावैंगनी किरणें खोजकर्ता रिटर। आवृत्ति परिसर 10⁻16 to 10⁻14। उपयोग परावैंगनी किरणों के खाली उपयोग भी आ सकते थे 3 मार्कर में। सिकाई में होता है, प्रकाश विद्युत प्रभाव उत्पन्न करने में परावैंगनी किरणों का उपयोग किया जाता है, और बैक्टीरिया को नष्ट करने में। अवरक्त विकिरण क्या होता है? खोजकर्ता हर्शेल हैं अवरक्त किरणों के। आवृत्ति परिसर 10⁻12 to 10⁻10, और ये ऊष्मीय विकिरण है जो वस्तुओं का ताप बढ़ाने में कार्य करती हैं। उपयोग है कोहरे में फोटोग्राफी करने में। फोटोग्राफी जो कोहरे में होती है वो अवरक्त विकिरण की वजह से, और रोगियों को सिकाई करने में होती है। ध्वनि तरंगे क्या होती है? ध्वनि तरंगे एक प्रकार से यांत्रिक तरंगे हैं, यानी अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं, जिन्हें संचरण हेतु माध्यम की आवश्यकता होती है। जो ध्वनि तरंगों की गति है ठोसों में सर्वाधिक होती है, फिर द्रव में होती है, फिर गैस में होती है, और निर्वात में तो ये चल ही नहीं सकती। ध्वनि के लक्षण क्या होते हैं? ध्वनि के प्रबलता, तारत्व एवं गुरुत्व, ये 3 लक्षण होते हैं। इनको हम अलग से आगे देखेंगे। अवश्रव्य तरंगे 20 हर्ट्ज से नीचे की आवृत्ति वाली ध्वनि तरंगें अवश्रव्य तरंगे होती हैं। मानव कर्ण द्वारा इसे नहीं सुना जा सकता। स्रोत अवश्रव्य तरंगों को कैसे उत्पन्न किया जा सकता है, यानी उत्पत्ति स्रोत क्या है? बहुत बड़े आकार के स्रोतों से इन्हें उत्पन्न किया जा सकता है। श्रव्य तरंगे 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच की आवृत्ति वाली जो तरंगे होती हैं श्रव्य तरंगे होती हैं, और इसे मानव कर्ण द्वारा सुना जा सकता है। तो आज के ये टोटल 30 क्वेश्चन हो गए, 15 क्वेश्चन आज के। तो बस कितने मिनट में हो गया? लगभग 8 मिनट में हो गया। और ऐसे डेली करते जाएंगे 15-15 क्वेश्चन, तो 3 मार्कर हमारा बहुत अच्छे से हो जाएगा। और हमारा टारगेट है 25+ क्वेश्चन सही करना आउट ऑफ 30। सो थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।